हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं और आपको पढ़ाने वाले हैं 10th क्लास का प्रीवियस ईयर्स जैक बोर्ड का 2022 का क्वेश्चन पेपर का आज हम लोग हल यहाँ पर करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आपको बोर्ड पे लेकर के चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि दिखाई पड़ रहा है वर्ग 10 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आज को हम करके दिखाएंगे, जो कि आपके लिए 2022 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर आपके लेकर हम आने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं सर कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको हल किया जाएगा। एग्जामिनेशन 2022 एनुअल जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन था वो 2022 का जो क्वेश्चन था उसी का आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देर ना करते हुए आपको हम लेकर के चलते आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2022 का क्वेश्चन है। कौन सा है? 2022 का क्वेश्चन आपके लिए है, तो इन्हीं को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 2022 का क्वेश्चन है टर्म 1 MCQ टाइप क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो था उन्हीं को आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। टोटल प्रश्न जो थे 40 थे और फुल मार्क्स जो था वो कितना आपके लिए देख सकते हो 40 मार्क्स थे। समय देखिए कितना दिया गया था, 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया गया था। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें किस प्रकार का ये क्वेश्चन आपके लिए आया हुआ था। तो देखिए पहला प्रश्न जैसा कि कहता है 120 का अभाज्य गुणनखंडन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। 120 का अभाज्य गुणनखंडन, पहला प्रश्न जो आपके पास था वो क्या था कि 120 का, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि 120 का, किसका? 120 का क्या करना था? अभाज्य गुणनखंडन करना था आपके लिए। तो चलिए हम देर ना करते हुए आपको 120 का अभाज्य गुणनखंडन करके आपको दिखाते हैं कि 120 का अभाज्य गुणनखंडन किस प्रकार से किया गया था। तो 120 का हम लोग जब अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, देखिए 2 छक 12 हो जाएगा और 2 30 दाही के 60 हो जाएगा और 2 15 दाही के 30 हो जाएगा और देख सकते हो 3 5 15 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मिलान कीजिएगा तो आपको क्या पता चलेगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 ठो 2 है, तो यानी 1 2 3 ठो 2 है और यहाँ पर 3 देखिए 3 एक बार है और 5 देखिए एक बार है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसका पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार अगले प्रश्न को अगर आपको बढ़ते हैं सर, आपको दिखाते हैं कि अगला प्रश्न आपके पास क्या आता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न का आंसर हो चुका है। आप सेकंड प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न क्या कहता है? 120 का अभाज्य गुणनखंडन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। अभाज्य गुणनखंडन कितना कितना है देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 से लेकर के, ध्यान से देखिए 2 से लेकर के इस सब का मान क्या है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपको गुना करना। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, तो 72 आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके पास क्या आता है, जरा ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा सर। देखिए तीसरा प्रश्न आपके पास है 6 और 20 का। कुछ नहीं करना है, 6 और 20 का क्या करना है, ध्यान से देखिए 6 और 20 का आपको क्या करने बोलता है, HCF ज्ञात करने बोला है। ध्यान से देखिए 6 और 20 का क्या निकालने के लिए बोला है, HCF। 6 और 20 का HCF निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए HCF कैसे निकाला जाता है, बहुत शॉर्टकट विधि से आपको बताते हैं। 6 और यहाँ पर क्या है 20 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 दाही के 20 हो जाएगा। अब इसके आगे ये भाग ही नहीं जा रहा है, देख सकते हो। तो किसके द्वारा सिर्फ भाग गया, 2 के द्वारा भाग गया, तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न आपको जो है सो क्लासों में पढ़ाया गया था, जो आपके लिए प्रीवियस वीडियो थे या फिर आपका जो क्लास में ऑफलाइन क्लास था या ऑनलाइन जो भी क्लास दिया गया था, ऐप के माध्यम से जो क्लास दिया गया था, उन सभी क्लासों में इस तरह के वीडियो आपको और इस तरह के जो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सर एकदम से सिखाया गया। हमारे पिछले वीडियो जो डाला गया था इस चैनल पे, उसको आप जा करके देखिए, वहाँ पर आपको डेफिनेटली सिखाया गया है कि HCF और LCM किस प्रकार से आपको ज्ञात करना है, HCF और LCM कैसे निकाला जाता है, आपको डिटेल सिखाया गया है। ठीक है, अगर वो समझ में नहीं आता है तो जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास क्या आता है, देखिए प्रश्न संख्या 5। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 में बहुत इजी ये क्वेश्चन है। कहता y, देखो y पे y जो है px का ग्राफ दिया गया, बहुपद px के शून्यकों की संख्या है। px के शून्यकों की संख्या पूछा, कुछ नहीं करना है, इसमें गिनना है। देखिए 1 बार कटा है, 2 बार कटा है और 3 बार कटा है। इसका सही विकल्प क्या होने वाला है, तो आप लोग जानते हो कि इसका सही विकल्प जो है सो 3 होने वाला है। देखिए सही विकल्प इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का आंसर, सही आंसर क्या होगा, चौथा प्रश्न, मतलब चौथा विकल्प जो है इसका सही होने वाला है, यानी सही आंसर कितना होगा, 3 होगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न आपको लेकर आते हैं सर, दिखाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, बहुपद एक्स स्क्वायर, क्या कहता है, बहुपद एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक, इसको आपको हम हल करके सिखाते हैं सर, कैसे इसका हल किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक है, कैसे हल करेंगे आपको हल करके दिखाते हैं सर। देखिए अगर एक्स स्क्वायर है माइनस 3 को अगर हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कर देंगे, और जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस √3 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, एक्स प्लस √3 हो जाएगा। आप लोग को पढ़ाए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए प्लस बी होता है, और क्या हो जाता है, ए माइनस बी होता है। इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग इसको बैठा देंगे। बैठाने के बाद एक बार देखिए क्या लिखेंगे, एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू लिखेंगे 0, और एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। इसको अगर आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग देख सकते हैं x बराबर √3 हो जाएगा, और यहाँ पर हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √3 हो जाएगा। तो आप लोग फाइनली यहाँ पर देख सकते हो कि x का जो मान आया एक बार +3 में आया और एक बार क्या आया, -3 में आया। तो आप देख सकते हो कि दोनों ऑप्शन कौन सा हम लोग के पास सही आंसर आने वाला, देख सकते हो 3 भी है और माइनस, देखिए एक प्लस √3 आया हुआ है और एक माइनस √3 है। यहाँ पर भी देखिए एक प्लस √3 है और एक क्या है, -√3, यानी सही विकल्प हमारे क्या होगा, तीसरा जो है सो सही आंसर आने वाला है। चलिए अब अगले प्रश्न को आगे आपको लेकर के चलते थे। अगला प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न कहता है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2। आप लोग को पढ़ाए थे शून्यकों का, देखो एक बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला आप लोग को सिखाए हुए थे सर, उस फॉर्मूला पे आपको लेकर के चलते हैं। फॉर्मूला क्या था एक बार देख लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला कहता था द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, क्या पढ़ाए थे, देखिए ये शून्यकों का योग दिया गया, ध्यान से देख लीजिए, ये जो मान दिया गया है ना, ये शून्यकों का योग दिया हुआ है, ये जो मान है शून्यकों का योग है, ये आपके लिए क्या है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है 0। ये तुम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। ये जो दिया गया है -3, ये दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, और ये जो दिया गया है अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए इसी मान पे बैठा देते हैं सर। देखो ये जो दिया गया अल्फा प्लस बीटा का मान, और जो दिया गया है अल्फा गुने बीटा का मान दिया गया, इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना दिया गया है, -3 दिया गया है, और एक्स का एक्स लिख दीजिएगा, प्लस का प्लस, अल्फा बीटा का मान देखिए 2 दिया गया है, बराबर क्या लिखेंगे 0। तो हम लोग जब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर 0। अब देखिए ये वाला विकल्प कहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है, जरा देख लीजिए एक बार ध्यानपूर्वक से, तो आपको पता चलेगा। देखिए ये वाला विकल्प आपके पास यहाँ दिखाई पड़ रहा है, देखिए फर्स्ट विकल्प, पहला जो ऑप्शन है यही तुम्हारे लिए क्या है, सही है। बाकी ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर, 7वां प्रश्न आपके पास हो चुका है। 7वां प्रश्न के बाद हम लोग 8वें प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न में क्या कहता है, जरा एक बार ध्यान से देख लेते हैं हम लोग पढ़ के। कहता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है, देखिए बराबर नहीं है ये C1/C2। समीकरण निकाय A1x1 B1 ये इस प्रकार का दिया हुआ है। अगर इस रूप का होता है, आप लोग को हम पढ़ाए थे, जब इस रूप का होता है इसको क्या कहा जाता है कि इसका ये समांतर रेखा होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। आप लोग को हम पढ़ाए हुए थे, एक बार ज़रा ध्यान से देख लीजिए क्या पढ़ाए थे कि अगर A1 बटा क्या होता है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है समांतर रेखा। क्या होता है, समांतर रेखा। और जब समांतर रेखा होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, देखिए कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होगा। ये आप लोगों को हम पढ़ाए थे। तो अब इसके हिसाब से अगर इसमें आकर के चेक करते हैं हम लोग तो पता चलेगा कि इसका कोई हल नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन को चेक करके देख लेते हैं। कोई हल नहीं है, एक अद्वितीय हल है, 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल। आपको हम बता देते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या होना चाहिए, A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 बराबर होना चाहिए C1/C2। तो क्या होगा, परिमित रूप से अनेक हल होगा। एक अद्वितीय हल, देखिए एक अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए,
A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2, तो क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। और ज़रा ध्यान से देखिए, कोई हल नहीं होगा, जब ये होगा तो हमारे लिए कोई हल नहीं होगा। यानी सही विकल्प क्या होने वाला है हम लोग के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 का सही विकल्प 1 होने वाला है। चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल है। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न में क्या कहता है सर, जरा ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहता है कि यहाँ x और y का मान दिया गया। देखिए ये जो है सो x का मान है और ये जो है सो y का मान है। क्लियर है बात। इस x का मान को इस पे रख दीजिए और y का मान को भी इस पे रख दीजिए। उसके बाद देखिए कि ये 5 आया कि नहीं आया। अगर 5 आ जाएगा, जिस भी मान को रखिएगा, इसमें भी x का मान 2 दिया गया है, y का मान -2 दिया गया है, x का मान 3 दिया गया है, y का मान 0 दिया गया है, x का मान -3 दिया गया है, y का मान -1 दिया गया। सबको रख के देखना है, इस साइड वाला का मान इस साइड वाला का मान से बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, यानी LHS का मान RHS का क्या होना चाहिए, बराबर आ जाना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग कौन सा विकल्प इसमें फिट करता है। फर्स्टे को मिला करके पहले हम लोग फिट करके देखना चाहेंगे सर, क्योंकि फर्स्ट वाला ही सेट कर जाता है तो समझ लो वही आंसर हो जाएगा हम लोग का। चलिए देखिए इसमें बैठाते हैं 2x माइनस वाई बराबर 5, इसमें मान बैठा करके एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए तो 2 गुना x का मान देख लीजिए कितना बैठाएंगे 2, माइनस y का मान कितना बैठाएंगे -1, बराबर क्या हो जाएगा 5। अब हल कीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा +1, बराबर क्या हो जाएगा 5। तो 4 और 1 5, बराबर क्या हो गया 5। देखिए दोनों साइड बराबर आ चुका है, यानी हम लोग का सही विकल्प यही होने वाला है, क्योंकि दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो चुका है। चलिए इस प्रकार से हम लोग ये 9वां प्रश्न भी देख लिया। हम लोग 10वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां प्रश्न क्या कहता है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता। अगर हल होगा, याद रखिएगा कि हल होने के लिए क्या शर्त बताए थे, आप लोग को एक बार बढ़ा देते हैं सर, जरा ध्यान से देखिएगा। हल होने के लिए कुछ शर्त पढ़ाया हुआ था आप लोगों को, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए। जब a अगर असंगत होगा, ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, असंगत होगा तो हल नहीं होगा। ठीक है, हल नहीं होगा, असंगत होगा तो हल होगा ही नहीं। और हर हाल में ध्यान दीजिएगा, संगत होगा, ध्यान दीजिएगा, संगत होगा तभी क्या होगा, हल होगा। समझ में आया, इस चीज़ को ख्याल कर लीजिएगा। संगत होगा तो हल होगा, असंगत होगा तो हल नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन पड़ता है कि रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है। हल होगा कब, जब संगत होगा तब, असंगत होगा तो हल नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। संपाति का तो यहाँ बात ही नहीं आता है। संपाति संगत असंगत का बात आता है केवल। देखिए संगत होगा तो हल होगा, असंगत होगा तो हल नहीं होगा सर। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। 10वां प्रश्न था, अब 11वें प्रश्न को देखिए। अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा का पूरा 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ना, उसको पूरा हल करके आपको दिखाया जा रहा है। और याद रखिएगा कि आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है सर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे जाते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, समीकरण युग्म 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7 के कितने हल होंगे। अब देखो कितने हल होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहता है, समीकरण युग्म 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7 के कितने हल होंगे। तो 1 हल होगा, 2 हल होगा, 3 हल होगा, अनंत हल होगा। अब हम लोग इसको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस फॉर्मूला में बैठा लेते हैं, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला में क्या बैठाएंगे, A1 बटा A2 बराबर, या फिर अभी बराबर नहीं देते हैं, इसको बराबर लिख लेते हैं, B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर इस प्रकार का होगा तो याद रखिएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब इसमें मान को बैठा करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कॉमा देखो इसके साथ इसको बैठाएंगे, इसके साथ इसको बैठाएंगे, इसके साथ इसको बैठा लेंगे। क्लियर है बात।
तो 3/2। अब देखो 2 के साथ किसको बैठाएंगे तो 2 बटे क्या करेंगे -3 कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे कॉमा करेंगे -5 बटे क्या करेंगे -7 कर लेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, यही दोनों क्या हो रहा है बराबर नहीं हो रहा है ना। तो जब दोनों बराबर नहीं हो रहा है तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका एक अद्वितीय हल, आप लोग को पढ़ाए थे कि एक अद्वितीय हल, दो हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अब यहाँ पर देखिए इसका जो ये ऑप्शन है ये हमारे लिए क्या है गलत है, जो भी बनाया था ये गलत बनाया हुआ था सर। देखिए फर्स्ट वाला मान ही क्या हो रहा है 3/2 और 2/-3 हमारे पास आया हुआ है। तो अब देखिए यही दोनों मान जो है सो बराबर नहीं हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, बराबर नहीं है तो हम लोग फॉर्मूला आपको क्या पढ़ाए थे A1/A2 बराबर अगर नहीं होता है B1/B2 तो इसका क्या लिखते हैं एक अद्वितीय हल होगा। ध्यान से देखिए एक अद्वितीय हल होगा। ध्यान से देखिए कितने हल होंगे तो एक अद्वितीय हल होगा। ये फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया हुआ था, यानी इस हिसाब से देखा जाए तो पहला विकल्प ही इसका क्या होने वाला है सही होने वाला है। अब अगला प्रश्न कर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं सर कि 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी जरा ध्यान से देखिए क्या कहता है 2x + y = -6 और 2x - ky = -2 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान होगा। अब देखिए अद्वितीय हल क्या कहता है यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल कब होगा, अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है A1/A2 बराबर नहीं होता है क्या B1/B2, तो क्या कहा जाता है इसका अद्वितीय हल होगा। अब इसी में मान बैठा लेते हैं, ये आपके लिए A1 हो गया, ये आपके लिए A2 हो गया, ठीक है, ये A1 ये हो गया A2, ये आपके लिए यहाँ पर छिपा हुआ ये क्या हो जाएगा आपके लिए B1, और यहाँ पर K आपके लिए क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा, ये आपके लिए C1 हो जाएगा और ये आपके लिए क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इस पे मान को बैठा कर देख लेते हैं A1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 बैठा दीजिए। A2 का मान चेक कर लीजिए कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा, बराबर नहीं होगा B1, B1 चेक कीजिए कितना दिया गया देखिए 1 दिया गया है, बटे B2, B2 का मान देखिए कितना है -k दिया गया है, ठीक है। अब इसको सिंपल क्या कर लीजिए हल कर दीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा। आगे हल करके दिखाते देखिए 1/1 बराबर 1/-k, यही हो गया ना। अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा k बराबर -1, तो देखिए k का मान कितना निकल कर के आया -1। देखिए कौन सा विकल्प सही होने वाला है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यानी सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, पहला विकल्प सही होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग इसमें 12 क्वेश्चन नंबर हो गया, अब हम लोग 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन को भी एक बार हल करके देख लेते हैं। 13 नंबर में क्या कहता है, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होंगी। देखिए असंगत कब होगा, आप लोग को पढ़ाए थे, देखिए ये जो भी बनाया था ना इस क्वेश्चन को गलत बनाया था सर। असंगत कब होता है और संगत कब होता है याद रखिए। अगर आपके लिए प्रतिच्छेदी होगा, ध्यान से देखिएगा एक बार क्वेश्चन को, प्रतिच्छेदी अगर रहता है, प्रतिच्छेदी क्या रहता है, प्रतिच्छेदी अगर होगा तो आप याद रखिएगा कि संगत होगा, क्या होगा संगत होगा। और उसके बाद संपाती होगा, क्या होगा संपाती होगा, फिर भी याद रखिएगा संगत होगा, ठीक ना। तो असंगत कब होता है, जब समांतर होता है, ठीक है, समांतर होता है तो क्या हो जाता है असंगत हो जाता है। तो इस हिसाब से देखिए ये दोनों कंडीशन में संगत होता है और इस कंडीशन में क्या होता है असंगत होता है। तो प्रतिच्छेदी होगा तो भी याद रखिएगा संगत होगा, संपाती होगा फिर भी संगत होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो समांतर ही हमारे लिए क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि क्या कहता है सर। ये सब जितने भी प्रश्न है ना ये जैक बोर्ड द्वारा लिया गया प्रश्न है, जो कि 2022 में ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, इसमें बच्चों ने एग्जाम लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कब नहीं होता है, जब उसका अधिकतम घात 2 नहीं होता है। ध्यान से देखिए आपको हम बताते हैं कि इसमें अगर हम लोग हल करके देखेंगे तो इसमें अधिकतम घात 3 हो जाएगा, इसलिए आपका देखिए इसका पावर कितना है 3 है, इसमें भी पावर कितना है 3 है, इसलिए क्या होगा इसमें अधिकतम घात कितना हो जाएगा 3, तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा। इसको जब हम लोग हल करेंगे, इसमें हल करेंगे तो इसमें पावर आएगा ही नहीं, ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा, इसलिए ये भी क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा
कि इसको और इसको जब गुना करेंगे ना 2x² हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए x और 3 गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब इस प्रकार से इस साइड से जब जो दोनों आएगा तो कहता है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है ना, तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, ये भी आपके लिए द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा द्विघात समीकरण आपके लिए नहीं होने वाला है। तो देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन निकल करके आएगा कि पहला प्रश्न ही क्या हो जाएगा, इसका द्विघात समीकरण नहीं होगा। जब इसको आप हल करोगे तो पता चलेगा कि द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे लेकर के चलते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 का विविक्त कर। अब जरा ध्यान से देखिए, विविक्त कर ज्ञात करने बोला है ना, विविक्त कर। विविक्त कर मतलब क्या होता है, डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। आप लोग को बता देते हैं कि ये जो मान दिया गया है ये ए का मान है, ये जो मान दिया गया है ये बी का मान है, और ये जो दिया गया है ये सी का मान है। तो डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। बी का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया गया, -5 का स्क्वायर, -4 गुना ए का मान कितना है 3, गुना सी का मान देखिए कितना है 2, तो 5 बचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखिए माइनस रहने से क्या फ़र्क है, 25 हो जाएगा, -4 तो 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो 25 में 24 घटा दीजिए, कितना आया 1, यानी कि विविक्त कर हम लोग का कितना निकल करके आया, 1 निकल करके आया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 के और हम लोग आगे बढ़ते हैं, सर देर ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, सॉरी 15 के बाद 16 क्या कहता है, x² + bx + c = 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। एक बार बता देते हैं सर कि कब 2 बराबर मूल होता है, कब 2 बराबर मूल नहीं होता है। देखिए अगर d का मान 0 हो जाए तो 2 बराबर मूल होगा, ठीक है, 2 बराबर मूल होगा, ठीक ना। डी का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए तो 2 बराबर मूल होगा। यानी कि इसका फॉर्मूला अगर कहा जाता है b² - 4ac बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या होगा, 2 बराबर मूल होगा। और याद रख लो, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखता है कि ax² + bx + c = 0 के 2 बराबर मूल होगा। 2 बराबर मूल होगा, कब 2 बराबर मूल होगा, जब ये वाला अलग रहेगा तब b² - 4ac = 0। अब यहाँ पर ढूंढिए b² - 4ac = 0। देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि कहता है कि यहाँ पर बड़ा का निशान कहता है, यहाँ पर छोटा का निशान कहता है, इनमें से कोई नहीं कहता है, यानी यहीं पर आपके लिए क्या है, बराबर है। तो यही आंसर क्या होने वाला है, सही होने वाला है, उससे जो मैच कर गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए, खत्म हो गया 16। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए भी आप लोगों को क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर ज्ञात करना पड़ेगा। यानी इसमें भी हम लोग चेक करेंगे तो पता चलेगा। देखिए ये जो मान दिया गया है a का मान है, ये मान आपके लिए b का मान है, और ये जो दिया गया है ये मान आपके लिए c का मान दिया गया है। तो इस प्रकार से चलिए हम लोग चेक करके देख लेते हैं और निकालते हैं d बराबर। तो d बराबर क्या होगा, b² - 4ac। तो b का मान देख लेते कितना दिया गया, -5 का स्क्वायर दिया गया है, -4 गुना a का मान कितना है 2 है, और c का मान कितना है 3, तो 5 बचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, -4 दूनी 8, 8 3 24 हो जाएगा। तो देखो 25 में 24 घटा दो, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, 1। तो मूलों को प्रकृति हम तुम लोग को बता देते हैं कि अगर d = 0 आ जाता है तो 2 बराबर मूल होगा। d का मान 0 से बड़ा हो जाता है यानी पॉजिटिव प्लस में आ जाता है तो 2 भिन्न मूल होगा, भिन्न, ठीक है, भिन्न, इसमें बराबर। और अगर d का मान जो है सो 0 से छोटा हो जाता है तो नहीं होगा, इसका कोई मूल ही नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वास्तविक, यहाँ पर कहता है द्विघात समीकरण हम लोग का आया हुआ है प्लस में, क्या आया है, प्लस में, देखिए प्लस में आया हुआ है ना, वास्तविक है, तो वास्तविक एम समान नहीं हो सकता है, वास्तविक एम असमान ये हो सकता है, वास्तविक नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। वास्तविक एम असमान, भिन्न होगा, लेकिन कैसे, अलग अलग भिन्न होगा, देखो भिन्न, यानी हम लोग का सही विकल्प 2 होने वाला है, ठीक है। वास्तविक एवं समान का मतलब क्या हुआ, बराबर,
ठीक है। वास्तविक नहीं मतलब मूल्य नहीं होगा। मूल कब नहीं होगा? जब जीरो डी का मान जो है सो माइनस में चला जाएगा। तो ये तो माइनस में नहीं है, प्लस में आया हुआ है, इसलिए इसका वास्तविक और असमान होने वाला है। सर एक बार फिर से आपको समझा देना चाहेंगे, अगर डी का मान जीरो होगा तो दो बराबर मूल होगा, वास्तविक होगा और बराबर होगा, वास्तविक बराबर, जीरो होगा तो वास्तविक और बराबर, अगर प्लस में आया होगा तो वास्तविक और असमान होगा, अगर जीरो से माइनस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो इसका दूसरा आपका विकल्प सही होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या कहता है। द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल समान हो। अब क्या कहता है? समान हो। हम अभी बोलाए थे ना, समान होने के लिए क्या होना चाहिए? समान कब होगा? देखिए समान कब होता है? समान मतलब बराबर, ध्यान दीजिएगा, समान का मतलब क्या होगा? बराबर, दो मूल बराबर। बराबर कब होता है? जब डी बराबर क्या हो जाता है? जीरो। डी बराबर क्या हो जाता है? जीरो। तो डी के फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखेंगे? b² - 4ac बराबर क्या लिखेंगे? जीरो। अब देखिए b के जगह में कितना है? तो k का स्क्वायर है, -4 गुने a का मान कितना है? 2 और c का मान कितना है? 3 बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। तो देखिए k का स्क्वायर -4 दूना 8 24 बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग जब हल करेंगे तो k स्क्वायर 24 है तो इसको -√24 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। इसको आगे हल कर लेंगे तो k -√24 कॉमा फिर से क्या लिखेंगे? k +√24 बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। जब इसको हल करेंगे तो कैसे हल करके लेकर आएंगे? ध्यान से देखिएगा, k बराबर क्या हो जाएगा? √24, ठीक है यहाँ पर, और एक क्या निकल कर आएगा? k बराबर क्या हो जाएगा? -√24। तो k का अगर हम लोग यहाँ पर हल ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? 4 3 2 दूनी 4 4 8 4 6 24, देखिए 2√6 हो जाएगा। एक 2 दूनी 4 4 6 24। तो और एक और क्या निकलेगा यहाँ पर? k बराबर क्या निकलेगा? -2 दूनी 4 और 4 6 24, यानी 4 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 6 24 यानी 2√6। तो अब चलिए हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि एक आया प्लस में और एक आया माइनस में। तो इस प्रकार से कौन सा आंसर सही होने वाला है? विकल्प 3 क्या होगा? सही होने वाला है। चलिए हम लोग प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 हो गया, प्रश्न संख्या 19 में चेक करते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या आपके लिए कहता है? सर यदि कहता है यदि द्विघात समीकरण x² - kx - 10 = 0 के एक मूल, देखिए एक मूल, ठीक है ना, एक मूल -2 हो तो k का मान होगा एक मूल -2। अब हम लोग को क्या करना है? ये जो -2 आया है ना, इसको यहाँ पर मान रख देना है। जैसे देखिए तो x² लिखा हुआ है, माइनस क्या लिखा हुआ है? kx लिखा हुआ है, -10 बराबर 0 दिया है, इसी में हम लोग को मान बैठा दीजिए। x² है ना, x जगह कितना बैठा दीजिए? -2 का स्क्वायर बैठा दीजिए, फिर माइनस k गुने x जगह में -2 -10 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसको हल करते चलिए, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, k और 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2k -10 बराबर क्या होगा? 0। आगे बढ़ते हैं और हल करके दिखाते हैं। 4 और 10 दोनों को हम लोग जब घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2k -6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसको और आगे हल कर लेते हैं। 2k -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6, यानी k = क्या हो जाएगा? 6/2। तो काटेंगे तो 2 3 6 आया, आंसर कितना? 3। देखिए सही विकल्प कौन होने वाला है? देखिए दूसरा विकल्प सही होने वाला है। तो चलिए इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि 19 प्रश्न हम लोगों ने हल किया। 19 के 19 प्रश्न किस प्रकार से हल कर किए जाते हैं? सर इसका सही विकल्प का चयन किया जाता है। इसके लिए भी आपको मैथ का ज्ञान, यानी मैथ को सही तरह से प्रिपरेशन किया हुआ रहना चाहिए, पूरे अध्ययन किया हुआ रहना चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना पाइएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल है। मूल होगा कैसे? हम लोग इसको हल करेंगे, एक बार हल करके आपको दिखा देते हैं। सर देखिए तो हल करने का इसमें तरीका क्या है? 6x का स्क्वायर -x - 2 = 0। इसको हम लोग हल करके आपको दिखाते हैं सर कैसे हल किया जाएगा इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे? 6x² कर देंगे, -6 दूनी 12, यानी कुछ ऐसा संख्या लेना है जिसको कि गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा और घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो -4x ले लेंगे और +3x ले लेंगे और -2। देखिए इसको एकदम डिटेल पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आप हमारे
पुराने वीडियो जा करके देखिए, पिछले जो हमारे चैनल पे वीडियो डाला गया उन सभी वीडियो को जा करके देखिए। इनका बेसिक से लेकर एडवांस तक पहले सीखिए, तब आप इसको सीख पाइएगा सर, ठीक है। बेसिक से एडवांस तक जानिए, क्योंकि ये तो आपको क्या कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन केवल कराया जा रहा है ना। देखिए 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। अब इसमें क्या करेंगे, इसके और इसके बीच ले लेंगे और इसके और इसके बीच में ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, देखिए 2 ले लेते हैं और x ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 3x बच जाएगा और -2 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस ले लेंगे, यहाँ पर से सिर्फ क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो 3x - 2 हो जाएगा। अब देखो इनके और इनके बदले में सिर्फ ओनली फॉर क्या लिखा जाता है, एक ठो लिख लीजिए ऐसे, 3x - 2 ऐसे कॉमा कर लीजिए। एक और क्या लीजिए, 2x, और इसको मिला करके एक ठो लिख लीजिए ऐसे, 2x + 1 = 0। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 3x - 2 बराबर भी क्या कर दीजिए 0, और 2x + 1 बराबर भी क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए ऐसे। इसको हल कीजिएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा 2, और x बराबर क्या हो जाएगा 2/3। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2x बराबर -1 और x बराबर क्या हो जाएगा -1/2। तो अब देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से x का मान निकल करके आ रहा है। एक आया 2/3 और एक आया -1/2। तो चलिए हम लोग चेक करके देख लेते हैं कौन सा विकल्प में इस तरह का आंसर आया है। देखिए पहला ही विकल्प क्या होगा, सही होगा, यानी पहला ही जो आंसर है वो है आपके लिए 2/3 और -1/2 देखिए आया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि टोटल 20 प्रश्न का आज हम लोगों ने हल किया इस पार्ट पे, और इस आज के क्लास पे हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को यहाँ पर हल करने वाले हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आएंगे, जिसमें 21 से लेकर के 40 तक के प्रश्न का आपको हल करके दिखाया जाएगा। क्योंकि ज़्यादा समय ना लेते हुए सर, एक ही दिन में एक ही अगर सारे क्वेश्चन को किया जाए तो वीडियो बहुत ही लेंथी यानी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग आज यहीं पर सिर्फ 20 क्वेश्चन को हल करके यहीं पर रुकना चाहेंगे। और अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि जैसे वीडियो डाला जाएगा तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अगर हमारा वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, और आपको अगर चाहते हैं कि हमारे अपने दोस्त जो भी हैं उनके तक ये वीडियो पहुँचे, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्त यारों तक इसको शेयर करें। चलिए आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।